हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन फोर्स में। सो बेसिकली आज हम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। पूरी हमारी एक सीरीज आ रही है जहाँ पर मोस्टली हम हर सब्जेक्ट का ट्राई करेंगे कि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल पाएँ। बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो बोर्ड में आपको प्रॉफिट हो सकता है। डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन देखने ना मिले, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और क्या पता इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंस जाए। तो सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे और फिर 6 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। और एक छोटी सी चीज़ बस इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जो आंसर्स लिखे हैं वो आपको अच्छे से समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन बोर्ड में आपको सेम टू सेम आंसर नहीं लिखना है। पहले बोर्ड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन आया, उस हिसाब से आपका आंसर फ्रेम होगा। क्या पता हमने उसको 4 मार्क्स में यहाँ पर लिखा और बोर्ड में वो 6 मार्क्स में जाए तो आप उतना छोटा आंसर लिख के आ जाओ। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी अब सीधा वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर 1 मार्क क्वेश्चंस की हम बात करें तो हमारा बाइपोलैरिटी में पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बर्लिन वॉर के बारे में। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि बर्लिन वॉर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला ये है कि ये बर्लिन वॉल बताता था कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को डिवाइड करता था। दूसरा है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तीसरा है कि 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। और चौथा है कि जो जर्मनी के 2 पार्ट थे उनको यूनाइट करता था। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो आप सबको पता होगा 4th नंबर का गलत है। इसने डिवाइड किया था, इसने यूनाइट नहीं किया था। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। वो है बाइपोलैरिटी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइपोलैरिटी क्या होता है। बाइपोलैरिटी का सिंपल मीनिंग आप सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो पूरे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर जब होते हैं, जब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर एक स्फीयर में वो दोनों का दबदबा होता है, पूरे वर्ल्ड को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको हम बाइपोलैरिटी बोलते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। वो है यूएसएसआर का नया नाम क्या हो गया है। तो यूएसएसआर को अब रशिया बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि यूएसएसआर की जितनी भी ट्रीटीज़ थी, जितनी भी चीज़ में पार्ट लेता था, उसका पूरा काम कौन करता है? रशिया करता है। और बाकी जितने भी स्टेट थे उनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डाल दिया था आधों को, और आधों ने अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म कर ली थी। और इसका जितनी भी इनकी जैसे यूएन की सीट है वो भी रशिया के नाम पर है। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि यूएसएसआर का सक्सेसर हमारा रशिया बन के आया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर, तो आपको वहाँ रशिया लिखना पड़ेगा। इसका 4th नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक जो ट्रांजिशन हुआ था कैपिटलिज्म की तरफ सोशलिस्ट सिस्टम से, जिसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने प्रमोट किया था, उसको क्या बोलते हैं उस ट्रांजिशन को? तो उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डेफिनेशन दे देंगे आपको और पूछेंगे इसका बताओ किसको बोलते हैं। इसके बाद अब 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 1 में भी देखने को मिलते हैं और कई 1 वाले आपको 2 में देखने को मिल सकते हैं। 1 वाले आपको कई बार 4 में भी आ सकते हैं। जैसे अगर शॉक थेरेपी की बात करें तो इसका तो इतना बड़ा आंसर है कि 4 में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अब चलते हैं हमारे सेकंड वाले में। वो हमारा आता है कि सोवियत सिस्टम के कोई 2 फीचर आप बताइए। तो सबसे पहला बुक में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे और सारे फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2 फीचर की हम इसमें से मेनली बात करें तो एक फीचर ये होता है, यूएसएसआर का मेन फोकस होता था वेलफेयर स्टेट जैसे काम करना। मतलब वो देखता था कि पूरी एक इक्वालिटी रहे, पूरे लोगों की जितनी एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो। वहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं था, वहाँ सोशलिज्म और कम्युनिज्म था, जिसकी मेन आइडियोलॉजी का मीनिंग ये होता है लोगों के लिए काम करना। तो एज अ वेलफेयर स्टेट काम करता था और मास प्रोडक्शन इनका लोगों की नीड के लिए होता था। इसका दूसरा होता है यहाँ पर एक ही पार्टी का रूल चलता था जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, सीपीएसयू। यही पार्टी पूरा पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग का काम करती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है व्हाट इज मेंट बाय शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद उसके जितने भी मेंबर्स थे, अब उनका एक ट्रांजिशन पीरियड आया जहां पर वो अपनी जो पुरानी एक सोशलिस्ट सोसाइटी थी उससे अब डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो रहे थे दूसरी अब। तो जब ये किया गया तो लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, मतलब एक प्रकार का उनको शॉक लग गया था। और इसको आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने प्रमोट किया था एड कर कर। इन लोगों ने लोन प्रोवाइड करवाए थे जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अंदर में, इंस्टीट्यूशन के अंडर में उस समय आता था। इस चीज को शॉक थेरेपी बोला जाता है अगर शॉर्ट में हम बात करें। और शॉक थेरेपी का मेनली रीजन ये था कि वो ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही दर्दनाक पीरियड बन चुका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया, इसके लिए आप 2 पॉइंट बताइए। तो पहला पॉइंट आता है कि जिसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे वो वीक पड़ने लगे थे। अब वो लोगों की एस्पिरेशन और लोगों की नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि वहाँ इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ गया था, इकोनॉमी बढ़ी नहीं रही थी।
वहां पर एकदम से स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, लोग पॉवर्टी में जा रहे थे, गरीबी ज्यादा आ रही थी, मार्केट फेल हो गया था। तो इन सब चीजों के यूएसएसआर का आखिरी फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद अब 4 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 6 मार्क्स वाले, बहुत ज्यादा। बायपोलैरिटी से 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने की चांसेस 90% रहती है, आते ही है क्योंकि 6 मार्क्स का इसमें लिखने मिल जाता है। अब यहाँ पर हमारा फिर से वही क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में 3 जगह शॉक थेरेपी की बात कर ली है, क्योंकि जो अपना बायपोलैरिटी चैप्टर, इनसे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं चाह रहा था कि आपको शॉक थेरेपी के 1 मार्क्स में भी पता चले आपको क्या लिखना है, 4 मार्क्स में भी आपको पता चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का, अलग अलग वे में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा रहे हैं, शॉक थेरेपी की डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही है। तो शॉक थेरेपी से क्या हुआ, जो वहां पर कम्युनिस्ट इकोनॉमीज थी वहां पर रियून हो गया, ये कॉन्सिक्वेंसेस हुआ। उसके बाद वहां पर दूसरा ये दिया था कॉन्सिक्वेंसेस में हमारा आता है कि जो वहां पर बड़े बड़े वो होते हैं हमारे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए या आप इंडस्ट्रीज बोल दीजिए, फैक्ट्रीज बोल दीजिए, जो पहले गवर्नमेंट ओन करती थी, अब प्राइवेटाइजेशन में इनको बेचा जा रहा था। तो उस समय जो बेचा गया वो इतनी कम कीमत पर बेचा गया, क्योंकि उस समय एकदम हड़बड़ी थी, वहां पूरा इकोनॉमिक में स्टैग्नेशन आई थी, पैसे की जरूरत थी, साथ ही साथ कोई प्लान नहीं था ये चीज। जब कोई चीज प्लानिंग से नहीं करी जाती तो प्रॉब्लम आती, तो उसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैराज सेल भी बोला जाता है। ये वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी। उसका तीसरा हमारा आता है, लोग पॉवर्टी में चले गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, हो गया था, मतलब प्राइसेस बढ़ गई थी फूड्स की, साथ ही साथ जो रशिया की करेंसी रूबल होती है उसकी पूरी वो गिर गई थी वैल्यू। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आता है। इसके बाद आता है कि जो पुराना सोशल वेलफेयर का सिस्टम था वो एसेट्स में कन्वर्ट हो गया था, मतलब अब वो कोई काम ही का नहीं बचा था। और हमारे पास चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस था अब वो और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि रिच ने तो भैया वो सेल जो हुई थी उसमें बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली, अब वेलफेयर स्टेट जा चुकी, बेचारे गरीब क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आई। तो आपको समझ में आ रहा पड़ेगा हमने शॉक थेरेपी के बारे में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि शॉक थेरेपी मतलब क्या होता है, शॉक थेरेपी के दो आप वो बताइए कि कैसी दो चीजें उसमें हुई, और अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं कि शॉक थेरेपी का क्या रिजल्ट हमारे सामने आए, मतलब कितने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से अलग अलग आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 4 रीजन बताइए जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन आने की चांसेस तो 99% रहती है, वो आपसे 4 रीजन पूछेंगे, 2 रीजन पूछेंगे या सीधे 6 रीजन पूछ लेंगे, पर आएंगे। तो अगर हम 4 रीजन की बात करें तो वहां पर लीडरशिप की बहुत ज्यादा कमी थी, वहां पर एक गवर्नमेंट एक ही थी वहां पर, तो एक कोई क्लियर कट वहां पर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता था पॉलिटिकल, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। इसके बाद हमारी मिखाई गोर्बाचेव, वहां के बहुत बड़े नाम थे ये, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हें पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम के 2 रिफॉर्म लेकर आए थे जो बहुत ही डिजास्ट्रस साबित हुए थे वहां की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, एक बहुत बड़ा रीजन था। इसका रीजन ये था कि यहाँ पर जो एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस होते हैं, हर जगह पर जरूरी नहीं है कि सारे कम्युनिस्ट लोग आ जाएंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एंटी कम्युनिस्ट होंगे। इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए। तो कहीं ना कहीं यूएसए का दबदबा था, इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से इन लोग और आक्रोश में आ गए थे। इसके बाद लोगों में एक और आता है कि नेशनलिज्म की भावना जाग चुकी थी। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पर सोशलिस्ट जो कल्चर था, इनने इसको अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं किया, ये कोल्ड वॉर में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए थे। तो ये कुछ रीजन आते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार ये आंसर आप हमारी वीडियो से पढ़ना, बुक से भी पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स की कमी ही नहीं है, आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हो। इसके बाद हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन बायपोलैरिटी से नहीं आते, लेकिन आते हैं, पक्की बात रहती है। अब हमारा आता है डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। पहले हमने पढ़ा डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, अब हम पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ। यहाँ मैं 6 पॉइंट लेकर आया हूं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं अगर 4 पूछ रहे हैं आपसे। तो पहला आता है कोल्ड वॉर खत्म हो गई। कोल्ड वॉर किसके बीच थी, यूएसए और यूएसएसआर, अब यूएसएसआर ही नहीं बचा, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट आता है कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो अब एक ही तानाशाह बचा था, वो था यूएसए। यूएसए की हेजेमनी आ गई मार्केट में, अब पूरे वर्ल्ड को कौन वो कर रहा था इन्फ्लुएंस, यूएसए, और यूएसए का पूरा यहाँ पर आ गया था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक, हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगे थे, क्योंकि ये लोगों को मनी दे रहे थे, उनको डेवलप करने के लिए मतलब लोन दे रहे थे, तो इनका एक बड़ा रोल हमारे सामने आ गया था। इसके बाद आता है नई कंट्रीज अब फॉर्म हो गई, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारी नई कंट्री फॉर्म होकर हमारे सामने आई थी। इसके बाद जो बाल्टिक स्टेट्स होते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये हमारे पहले यूएसएसआर के पार्ट होते थे, अब ये यूरोपियन यूनियन से मर्ज हो गए थे और नाटो के मेंबर बन गए थे। तो ये पूरी एक चीज आती है। इसके बाद आता है कि मेनली ये चीज हुई थी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अब यूएसए सामने आ गया था एक सबसे अच्छी आइडियोलॉजी के नाम पर, मतलब यूएसए की आइडियोलॉजी सब लोग प्रेस कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड को मालूम चल गया था कि भाई बेस्ट आइडियोलॉजी होती है कैपिटलिज्म की होती है हमारी, और लिबरल डेमोक्रेसी की होती है।
इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गोरबाचेव का रोल बताइए और इनकी वजह से क्या यूएसएसआर में इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये थे कौन, तो ये 1985 में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है हमारी सोवियत यूनियन की, उसके जनरल सेक्रेटरी थे। ये रिफॉर्म लेकर आना चाह रहे थे क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाई यूएसएसआर में इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ गया है और कहीं ना कहीं यूएसएसआर का काम भी बंद हो सकता है। अगर हम बात करेंगे रिफॉर्म्स की, क्या रिफॉर्म लेके आए थे, सबसे पहले लेके आए थे पेरिस्ट्रोइका, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, पूरे यूएसएसआर को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। इसका दूसरा आता है ग्लासनोस्ट, इसका मतलब होता है ओपननेस, थोड़ा ओपन सोसाइटी हम बनाएंगे, तो ओपन पूरा करेंगे। मतलब कुल मिला के ये बोल रहे थे कहीं ना कहीं हम हमारा जो वेस्ट है मतलब यूएस है उसके कल्चर को थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे। इनने जो ये न्यूक्लियर वेपन की रेस चल रही थी इसको खत्म कर दिया था। इनने क्या किया था, यूएसएसआर वालों के साथ, यूएसए वालों के साथ साइन कर ली थी ट्रीटी कि अब अपन न्यूक्लियर वेपन का नहीं करेंगे। आपने इसके बारे में पढ़ा है बुक में, और रीजन आपको मिल जाएंगे, मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ, 8 रीजन मिल जाएंगे आपको, 8-9 भी मिल जाएंगे। इसके बाद आता है कि इनने जो अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप है वहां से ट्रूप्स हटा ली थी, मतलब इन्हें लड़ाई का काम खत्म करना चालू कर दिया था और इन्हें जर्मनी के यूनिफिकेशन में काम किया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, इनका क्यों रिफॉर्म नहीं चला? सिंपल रीजन ये है कि लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए थे रिफॉर्म के लिए कि चलो भाई अब यूएसएसआर भी सही होगा, तो लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये रिफॉर्म आए। लेकिन वहां के जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जिनकी पार्टी है, उन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और ये पूरी रिफॉर्म उनके अपोज में जा रहे थे। तो इन लोगों ने अपने तरीके से इसको धीरा करना चालू किया। तो लोगों का कहना है जल्दी हो, इनका कहना है धीरे हो। इस बीच में हमारे गोरबाचेव साहब फंस चुके थे। इसका लोगों को जब नई एक उम्मीद दिखी कि यार वेस्टर्न वर्ल्ड कैसा होता है, तो नेशनलिज्म की भावना जागने लगी। जब नेशनलिज्म सामने आया तो कुल मिला के पूरे माहौल बन गया था कि हमें आज़ादी चाहिए, ऐसी चीज़ हमारे सामने आई। फिर फाइनली इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ गया था, इकोनॉमी में बहुत बुरा हाल हुआ था और लोगों को समझ आ गया था कि यूएसए का बेस्ट है भाई पॉलिसी। इस वजह से वहां पर फाइनली डिसइंटीग्रेशन हुआ और डिसइंटीग्रेशन में इनके रिफॉर्म का बहुत बड़ा हाथ इसलिए माना जाता है। तो ये हमारा पूरा आता है इस वीडियो में। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट, हमारी आप हमेशा तैयार रहिए, कमेंट में करिए, हम आपके पूरे सजेशन सुनते हैं। साथ ही साथ कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइए। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।